साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होनी है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 टेस्ट पेपरों की एक सीरीज निकाली गई है। उसी में से टेस्ट नंबर 9 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला पोर्शन कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द अर्थात चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे कनक लता, कनकसी लता, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अगला है मृगनयन में समास है कौन सा? तो मृगनयन में कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय है। इसके अन्य उदाहरणों में जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, मृग नयन मतलब मृग के समान नयन। अगला है वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कांतार जो है ये बसंत का पर्याय नहीं है बल्कि वन का पर्याय है। बसंत के पर्यायों में या पर्यायवाची में ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास, बहार इत्यादि है। जबकि कांतार वन का है। वन के अन्य पर्यायवाची में अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन इत्यादि आते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आप डी ऑप्शन देखिए। दुरद जो है ये भ्रमर का नहीं बल्कि हाथी का पर्यायवाची है। जबकि चंचरीक, सिलीमुख, दूरेफ ये सभी जो हैं आपके भ्रमर के पर्यायवाची हैं। हाथी के अन्य पर्यायवाचियों में गज, करी, कुंजर, गजेंद्र इत्यादि आते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? तो प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। इसी प्रकार से नैसर्गिक का विलोम भी कृत्रिम होगा। जबकि क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा या चिरंतन हो जाएगा। आगे देखते हैं सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? सन्मार्ग का मार्ग का क्या हो जाएगा? इसका कुमार्ग हो जाएगा। जबकि सहज मार्ग का क्या हो जाएगा? कठिन मार्ग हो जाएगा। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चतुष्पदी का तद्भव जो होगा वो चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें देखिए बच्चा जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। जबकि अन्य जो है आपके प्रांगण, उत्पादन, कष्ट ये सभी के सभी तत्सम हैं। आगे देखते हैं रीत धन अनुसार से संधि के शब्द कौन सा बनेगा? रित्यानुसार। रित्यानुसार डी ऑप्शन देखिए, रित्यानुसार। और ये कौन सा संधि है? ये यण संधि है। आगे देखते हैं नायक में संधि कौन सी है? तो नायक में आप देखेंगे अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नय धन अक हो जाएगा, नायक। आगे देखते हैं जिसके बिना कार्य ना चल सके ऐसे शब्द समूह के लिए शब्द क्या हो जाएगा? अपरिहार्य। क्या हो जाएगा? अपरिहार्य हो जाएगा। जबकि जिसकी अपेक्षा की गई हो उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। उसके लिए शब्द क्या होगा? दुर्बोध हो जाएगा। जबकि जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं और जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अरण्य रोदन क्या हो जाएगा? निरर्थक या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। इसका मतलब होगा बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। आपने उसे टका से जवाब दे दिया, ये भी सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये सही नहीं क्योंकि ये होगा इसका सही शुद्ध रूप। शिष्य गुरु जी के पैर पर गिर पड़े, ना कि में गिर पड़े, इसलिए ये अशुद्ध है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आप सी ऑप्शन देखिए, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये सही है। अन्य में त्रुटिपूर्ण है। आगे देखते हैं दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो रामायण, प्रार्थना, मछली ये सभी स्त्रीलिंग है, परंतु मकान जो है ये पुल्लिंग है। आगे देखते हैं निर्विभक्तिक रूप से मतलब जो विभक्ति रहित हो के रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। कौन सा बहुवचन है? तो इसमें आप देखेंगे लड़के जो है क्या है? ये बहुवचन है। आगे देखते हैं वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा।
अपादान कारक होगा क्योंकि वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए आप उपर्युक्त जो है ये शुद्ध है, जबकि अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगा। अहल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या होता है। और अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर धान होता है। आधा धान नहीं होता, पूरा धा होता है, या नहीं होता, अंतर धान हो जाता है, अंतर्धान। अगला है अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए संकट जो है, ये संकट सही नहीं लिखा, संकट इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि अन्य जो है अनसुईया, एनक, संशय, ये सभी के सभी शुद्ध हैं। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पंच का अनेक मतलब इसके अनेक अर्थों में पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, ये सभी शामिल है, परंतु पंचानन शामिल नहीं है, पंचानन नहीं शामिल है। पंचानन जो है शिव का पर्यायवाची है, या शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिंह के लिए, प्रकांड के लिए, विद्वान के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, नीचे निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। ये हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। अब प्रश्नों को देखते हैं, तो यहां पर बताना है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका अनपढ़ है, इसमें अन उपसर्ग नहीं है, बल्कि यहां पे अन उपसर्ग है, ना में हलंत नहीं होगा, जबकि अन्य में अनुपकार, अनुपम, अनुपयोगी में अन हलंत वाला उपसर्ग, अन उपसर्ग है। आगे देखते हैं, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। सुख साधन का विग्रह क्या होगा और समास इसका क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे सुख साधन का विग्रह क्या होगा? सुखों के साधन, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं, अब यहां पे मैथ वाले प्रश्नों को यहां पर अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अब जीएस वाले प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए जीएस का प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का शासक था। कहाँ का? थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1853 में बंबई से थाड़े के मध्य में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में, 16 अप्रैल 1853 को। और कितनी दूरी तक चलाई गई थी? 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। कुछ अन्य बातों को देख लें, जैसे पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य में बनाया गया, और भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की तृतीय बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। यदि लंबाई की बात करेंगे तो रेलवे के लंबाई की दृष्टि से अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा स्थान भारत का है। आगे चलते हैं, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो अशरफुद्दौला ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में अवध के चौथे नवाब अशरफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। यह 1784 में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के हिस्से के रूप में बनवाया गया था। आगे देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये भरत की पत्नी थी, जबकि मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। शिप्किला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में स्थित है। शिप्किला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है, अतः स्पष्ट है कि यह सतलज घाटी में स्थित है शिप्किला दर्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पुलिकट झील कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में 3 से मिला दीजिए। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में 1 से मिला दीजिए। बूलर झील आपका कश्मीर में है, 4 से मिला दीजिए। सांभर झील राजस्थान में है, 2 से मिला दीजिए। तो 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपका इंदिरा पॉइंट है।
जबकि इंदिरा कौल जो है ये उत्तरी, सबसे उत्तरी छोर है, और कीबीथू जो है ये पूर्वी छोर है, और गौहर मोता या गौहर मोती कहते हैं इसे, ये सर क्रीक गुजरात में है और ये पश्चिमी छोर पर स्थित है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को प्रदूषण के कारण भारत का रूर कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो एंजिल झरना जो है या वाटरफॉल, ये सबसे ऊंचाई वाला झरना है, जो कहां पे है? वेनेजुला में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यहां देखिए 1935 नहीं 1934 होना चाहिए, 1934 में एमएन राय जी के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं, जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का, रूस में समाजवादी क्रांति का, अमेरिका में अधिकारों के विधेयक का, इन सभी का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान है। आगे चलते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो रही है इसके द्वारा किया गया था। यह समिति आपकी 1957 में आती है। आगे चलते हैं, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। यह मौसम आपका जुलाई से अक्टूबर के मध्य में होता है। यदि खरीफ फसलों के उदाहरणों की बात करें तो इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली तथा कपास इत्यादि आते हैं। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश, जो कि 1948 में यह आयोग गठित किया गया था। इनकी ही सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी को स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पहले ऑप्शन देखिए, तो इसमें आपका बिहार हो जाएगा। बिहार है, बिहार में कितना है? 1107 है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरला है और चौथे पे चौथे पे उत्तर प्रदेश है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो इस उपकरण द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि बैरोमीटर की बात करें तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। थर्मामीटर की बात करें तो यह उपकरण ताप को मापने में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो जॉन बर्दिन ने प्राप्त किए हैं। जॉन बर्दिन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार 1956 में दिया गया था और फिर 1972 में दिया गया था। ये एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। जबकि वहीं आपकी मैडम क्यूरी जो हैं, मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, परंतु दोनों बार अलग अलग विषय में, पहली बार भौतिक में, फिर दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में इनको मिला है, रसायन शास्त्र में। आगे देखते हैं, रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। धमनियां वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाती हैं, शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। परंतु एक ही ऐसा धमनियां है जिसे पल्मोनरी धमनियां कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन होता है, मतलब इसमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पल्मोनरी धमनियों के अतिरिक्त सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑन्कोलॉजी जो है ये ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान है। और ऑन्कोस इसका जिसे बना है अंकोश का अर्थ ही होता है ट्यूमर। आगे देखते हैं, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रभाव से खतरा है। चूंकि ये निकलते कैसे, जो कारखानों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है या N2O है, ये जो है इस तरह के इमारतों को क्षयित करते हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा, ताजमहल की स्थापना किसने कराई थी या बनवाया किसने था? तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र आपका देखेंगे तो यूपी का दक्षिणी वाला हिस्सा है या कह सकते हैं जिला है, जो कि 4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अब ये 4 राज्य कौन से हैं? इन 4 राज्यों को देख लीजिए, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसको चाहे तो एक बार आप मैप में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस खेल को गोद लेने की घोषणा की गई? तो कुश्ती को गोद लेने की घोषणा की गई है अगस्त 2021 में। आगे देखते हैं, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया था।
तो देखिए डिफाल्ट बैलूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आच्छादन जो है बढ़ाते हुए योजना की पात्रता की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? तो इसमें खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य को, पट्टे से प्राप्त भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन व्यक्ति को, बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन व्यक्ति को, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो उपरोक्त तो सभी, और इसके तहत 2021-22 में इसका जो बजट का प्रावधान किया गया इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो ये आपका कितना होता है? 15 किलोग्राम होता है। ठीक है, 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 75 से लेकर 100 किलोग्राम होती है, रोपाई हेतु 23 से लेकर 30 किलोग्राम होती है। आगे देखते हैं, इस प्रदेश में अर्थात उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सी सही जो मापक है वो कौन सा सही नहीं है? 20 कंचवासी 1 विश्वासी के बराबर होता है, सही है। 20 विश्वासी 10 बिस्वा के बराबर नहीं बल्कि 1 बिस्वा के बराबर होता है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर, 1 बीघा 55 क्रॉस 55 वर्ग गज के बराबर होता है, ये सही है। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है? तो फसल की साझेदारी और कृषक कार्य ठेका के लिए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है बटाई, जिसमें खेत को ठेके पर दिया जाता है कृषि कार्य के लिए, ठीक है, और बटाई गांव में कृषि के लिए जो इसमें बटाई में क्या होता है? फसल की साझेदारी, अर्थात फसल को आपस में बांटना जो होता है ये अधिया कहलाता है, और बटाई में ठेके पर दिया जाता है खेती को। आगे चलते हैं, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में है, हरियाणा के बल्लभगढ़ में। यहां ध्यान दीजिएगा कि पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पहले चेन्नई के मतलब मद्रास में था, जो अब चेन्नई कहा जाता है, तमिलनाडु के चेन्नई में था। मार्च 2018 में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से बल्लभगढ़ अर्थात हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? तो कुल 18 मंडल हैं। आगे देखते हैं, किस मंडल को मतलब उत्तर प्रदेश किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो जो मिर्जापुर मंडल है इसमें देखिए कालीन व दरिया बनाने का काम मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ आदि जगहों पर होता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। आगे चलते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये जो है अर्धवार्षिक आधार पर 6 माह पर होती है। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी और इसे 1997-98 में देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला है खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं? तो ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो राज्य निर्वाचन आयोग में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो देखिए सरकार ने भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 243 खा और 246 ZA या यहाँ पे बी कर दिए 243 बी और 243 ZA द्वारा निर्वाचन आयोग में ये चीजें निहित हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जो है राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है 243 के तहत। एक सेकंड, नहीं, पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है, ना कि इसके तहत, ये गलत है। आगे देखते हैं, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 243 के तहत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। यह है महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है किसमें? स्थानीय निकायों में लागू है आर्टिकल 74 के तहत। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, सॉरी आर्टिकल 74 नहीं है, एक सेकंड, आर्टिकल 74 नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे देखते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो यह लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के
2007 से लेकर 2012 तक रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। इसका जो टाइम पीरियड रहा था 2012 से लेकर के 17 तक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक केरल में होता है। केरल ऐसा राज्य है जो भारत में काली मिर्च उत्पादन तथा इलायची उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। केरल अकेले भारत में उत्पादित कुल काली मिर्च का 90% तथा इलायची का 78% अधिक मतलब भाग जो है उत्पादित करता है। भारतवर्ष 2019 के अनुसार विश्व में ग्वाटेमाला के पश्चात द्वितीय सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राष्ट्र है। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो यह धान की किस्म है। आगे देखते हैं, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में, वाराणसी में है। और कानपुर में आपका क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के से किस महापुरुष का नाम जोड़ दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जोड़ दिया गया है। तो देखिए, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी योजना मिशन आरंभ किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा इसका पुनः नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किया गया है। वर्ष 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता इसमें नहीं शामिल था। 16 दिसंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत निर्माण योजना का शुभारंभ किया था। इसमें ये जो है 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित था, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण शामिल था। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? आर्थिक विकास से संबंधित है। ये जो दस्तावेज था ये भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। किसके विकास से? सड़कों के विकास से संबंधित है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित थी, जो 20 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट के रूप में थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 38 प्रभावित जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।